चलो कोई बात नहीं, बाद में नहीं छोड़ना उनको। तुम्हारे हाथ से निकल गई हैं चारों, और क्या। सीरियस नहीं ले रही है तुम्हें ये आजकल, मैं बता रहा हूँ। अच्छा भाई स्टार्ट करेंगे बेटा। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन हो गई थी। चैप्टर आपके पास चल रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो चैप्टर हमारा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और आज जो हम लोग बेटा टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें पहले डेफिनेशंस है। तो पहली हेडिंग डालिएगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। साथ साथ रहिएगा और ध्यान से बेटा नोट डाउन करते जाइएगा। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेटा गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन थी। मैंने आपसे कहा था ये बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगता है। अब आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट्स मेरे साथ ध्यान से लिख लीजिएगा, ताकि जब आप लोग एमसीक्यूज करें तो आपको फिर मसला ना हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बेटा गर्ल्स और बॉयज़ नोट करेंगे, और मैं फिर से कहूँगा कि साथ साथ रहिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में लिखिए when work is done on a test charge against electric field, when work is done on a test charge against electric field, then it is stored in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जब आप किसी टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बेटा डिनोट करते हैं यू से। तो आप लोग बेटा इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू वी क्यू नॉट। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का है। तो जब आप किसी टेस्ट चार्ज पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे तो वो वर्क वेस्ट नहीं होगा, एक इस एनर्जी में स्टोर होगा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो गर्ल्स और बॉयज़ बेटा पार्टिसिपेट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको याद होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन है जहाँ तक उसका इफेक्ट है। आप मुझे बताइए इस पूरे रीजन को नाम किसका दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। वेरी गुड। अब बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को रखोगे, टेस्ट चार्ज को, तो बताइए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन मान लीजिए आप इसको करीब लेकर जा रहे हो, जब आप करीब लेकर जाओगे तो आपको फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क वेस्ट नहीं होगा बेटा, एनर्जी में स्टोर होगा, और उस स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मुझे बताएं बात समझ पा रहे हैं। डेफिनेशन दोबारा से पढ़िएगा। हमने लिखा व्हेन वर्क इज डन ऑन अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मुझे बताइए आसान डेफिनेशन है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर नोटेशन लिखिए बेटा। आपके पास ये जो V है, ये V रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। बेटा ये जो V है, V रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और ये जो Q0 है बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगा टेस्ट चार्ज को। साथ साथ रहेगा, आज मैक्सिमम काम कवर करना है। तो आपके पास बेटा जो V है, इस V का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये जो Q0 है बेटा, इसका नाम है टेस्ट चार्ज। तो Q0 टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, और V आपके पास कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टेस्ट चार्ज पर वर्क कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ये वर्क बेटा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बताइए आसान डेफिनेशन है, अरे आसान है वर्ड। अब डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले ये छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखिएगा। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा डिफाइन करेंगे। तो आप लोग सारे बेटा ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में, और आप लोगों में से अगर कोई बताना चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा तो वो बता सकता है। आप लोग देखिए ज़रा और याद कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था। किसी के दिमाग में आ रहा है तो बताइएगा। हाँ भाई, कुछ दिमाग में आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अरे लड़के और लड़कों, इजाज भाई आना पड़ेगा।
थैंक यू। अच्छा भाई बताइए जरा जल्दी से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद आ रहा है या नहीं? हाँ या ना तो बोलो। नहीं, गुड। तो फकर से बोलते जब नहीं याद आता। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा आपके पास क्या होगा, इसका जवाब आपके पास बेटा स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो आप देखिए U इज इक्वल्स टू V क्यू नॉट है। यहाँ पर V का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाओगे तो जरा रफली देखिएगा फॉर्मूला क्या बन रहा है, V इज इक्वल्स टू U अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो अब इसका मतलब क्या होगा बेटा, जैसे आपके पास सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप लोग इमेजिन करो चार्ज है, चार्ज के अराउंड ये पूरा रीजन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा, मान लो इस पॉइंट का नाम आपके पास ये पॉइंट मार्क किया P है। अब यहाँ पर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, मुझे बताओ पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। लेकिन मान लीजिए आप बेटा इसको करीब लेकर जा रहे हो, जब आप करीब लेकर जाओगे तो फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे और वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब आप पॉइंट P पर पहुंचोगे तो पॉइंट P पर कुछ ना कुछ क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। आप इस पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो नई टर्म आएगी बेटा उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद कीजिए लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है तो पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखो। टेस्ट चार्ज बेटा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, जो नई टर्म आएगी उसका नाम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज आपके पास क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अरे मुझे बताएं, बात समझ पा रहे हैं? तो जब एमसीक्यू में पूछा जाए फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और अगर कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो डिफाइन कीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। तो बेटा गर्ल्स और बॉयज नोट डाउन कीजिएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी per unit test charge, the electric potential energy per unit test charge is called electric potential। तो बेटा याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, V इज इक्वल्स टू U अपॉन क्यू नॉट, साथ साथ याद करते जाइएगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू U अपॉन क्यू नॉट। तो पहली डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी डेफिनेशन हो गई बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और तीसरी हेडिंग डालिएगा। और इसके बाद फिर मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, अभी कुछ नया आप लोग बताएंगे। हेडिंग दीजिएगा, तीसरी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और हेडिंग देने के बाद राइटिंग स्टॉप कीजिएगा और मुझे ज़रा जल्दी से अपनी बेतहाशा नॉलेज में से कुछ नॉलेज को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये क्या था। अब आप लोग ऐसे मस्त हो जाएंगे लिखने में कि राइटिंग भी स्लो करेंगे, अच्छे से लिखेंगे हेडिंग भी। हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा भाई सर कह रहे हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में कुछ का है, उन्होंने कुछ डिफरेंस होता है। तो सर कह रहे हैं हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस है और उसको वो नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। एक जवाब अंजला साहब ने ये दिया है। अच्छा बाकी भी मैं आप लोगों के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। ऑप्शन ए एक कबीर साहब ने कहा है। जब आप दुआएं करें कबीर साहब के लिए कीजिएगा। अच्छा भाई किसी के दिमाग में नहीं आ रहा, मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ, शायद तब कुछ याद आ जाए। एक्सप्लेन आप लोग करेंगे, डेफिनेशन लिखिएगा फिर राइटिंग स्टॉप करेंगे। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बुक्स में मिलती है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को वोल्टेज का नाम भी दिया था, गुड, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लिखने के बाद कुछ याद आ रहा है तो बताइए। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अंजला साहब कुछ याद आ रहा है? कबीर साहब ऑप्शन ए के अलावा बी कुछ याद आ रहा है? क्या था? हाँ जी मिस कुलसुम कुछ याद आ रहा है? अभी तो फिलहाल आपको तो है वो दोस्तों पे गुस्सा ही आ रहा है फिलहाल, ऐसे लोगों को नहीं छेड़ते भाई, छोड़ देते।
बताइए किसी और को कुछ याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने लिखा क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको नहीं याद आ रहा बेटा कोई बात नहीं, सीख लीजिए। हमारे पास मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और माइकल फेराडे साहब ने कहा था पॉजिटिव चार्ज में से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और बेटा ये जो फील्ड लाइंस होंगी मुझे बताइए क्या हर डायरेक्शन में स्प्रेड होंगी? यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस दिखाई और यहाँ पर 2 पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। आपसे सवाल है किसका पोटेंशियल ज्यादा, ए का या बी का? अरे सोचे तो सही, ए का पोटेंशियल ज्यादा बी का? पहले मुझे बताइए कि आप लोगों के पास फिगर कैसी बनी है, उसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज में से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक लाइन निकलने का मतलब इसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड में कितने पॉइंट्स मैंने मार्क किए, ए और पूछा क्या है, वेरी गुड हो गया। अरे पूछा क्या है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? जल्दी से बताइए, ए का पोटेंशियल ज्यादा, बी का? ए का। कितने कह रहे ए का पोटेंशियल ज्यादा, हाथ खड़े कीजिएगा। 1 2 3 4 4 स्टूडेंट्स कह रहे ए का पोटेंशियल ज्यादा है। कितने कह रहे बी का पोटेंशियल ज्यादा है? 1। अच्छा, किसने कहा बी का पोटेंशियल ज्यादा है? इसका जवाब कैसे पता चलेगा? देखिए, जब कोई आपसे पूछे किसका पोटेंशियल ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बेटा आपने टेस्ट चार्ज को यूज करना है। नेचर का रूल है, बॉडी हमेशा जाती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं टेस्ट चार्ज को यूज करूंगा तो टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर आप इसको ए पर रखोगे तो ये ए से खुद ब खुद कहाँ जाएगा, बी की तरफ। अगर ये ए से बी की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ए हाई पोटेंशियल और बी लो पोटेंशियल है। मुझे बताइए हीट कहाँ से कहाँ जाती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। पानी खुद ब खुद कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई लेवल से लो लेवल या लो लेवल से हाई लेवल? हाई लेवल से लो लेवल। गुड, तो नेचर का रूल है। तो आप लोग मुझे बताइएगा इसी तरह से बेटा टेस्ट चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जल्दी से बताइए, इस वक्त अगर आप टेस्ट चार्ज को ए पर रखोगे तो वो ए से कहाँ भागेगा, बी की तरफ। अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ए इज एट हाई पोटेंशियल, बी इज एट लो पोटेंशियल। पहले बताओ सिद्धांत की बात समझ में आई? अब आप लोगों के पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए से बी की तरफ जा रही है। अब हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, जरा मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। आप मुझे बताइए जो सोर्स चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। लेकिन मान लीजिए आप इसको करीब लेकर आ रहे हो, तो गर्ल्स और बॉयज मुझे बताइए जब करीब लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा, और जब आप पॉइंट बी पर पहुंचोगे तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, मुझे बताइए बी का पोटेंशियल आ जाएगा। और इसी तरह से जब आप ए की तरफ आते जाओगे तो आपको ज़्यादा वर्क करवाना पड़ेगा। वर्क ज़्यादा करवाओगे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और जब आप ए पर पहुंचोगे तो ए की पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, मुझे बताइए क्या ए का पोटेंशियल आ जाएगा। तो मुझे बताइए किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ए का या बी का? ए का। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बेटा तो आप क्या करोगे, ए के पोटेंशियल में से बी के पोटेंशियल को माइनस करोगे। अभी जरा कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा। ए का पोटेंशियल क्या है, यूए अपॉन क्यू नॉट, बी का पोटेंशियल क्या है, यूबी अपॉन क्यू नॉट। लेफ्ट हैंड साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस से डिनोट करोगे डेल्टा वी से। राइट हैंड साइड पर कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 1 अपॉन क्यू नॉट, क्या बचा, यू ए माइनस यू बी। मुझे बताइए इसमें कोई मसला? और आप लोगों के पास बेटा यू ए माइनस यू बी खुद कहलाएगा डेल्टा डब्ल्यू, और नीचे क्या आ गया, क्यू नॉट। डेल्टा डब्ल्यू मैंने क्यों लगाया, क्योंकि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होता है। जैसे आप लोग बताइए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी, 10 जूल। यहाँ पर एक और पॉइंट है बेटा, मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 30 जूल। आपके पास बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और आपने इसको 10 से 30 पर लेकर जाना है, तो मुझे बताइए कि आपको वर्क करना पड़ेगा। और कितने जूल का वर्क करोगे, 20 जूल्स का। वेरी गुड। आप 20 जूल्स का वर्क करोगे तो ये चला जाएगा लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी पर। अब आप लोग बताइए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क की वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपने यही लिखा कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, वर्क के। अब आप डेफिनेशन पढ़िए, आप लोगों ने मेरे साथ डेफिनेशन क्या लिखी है पढ़िएगा। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और फॉर्मूला भी यही बता रहा है कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ पा रहे हो? चलिए जल्दी से पहुंचिएगा। अब आप लोग फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद यहाँ तक पहुंचिए। तो दिखाइए बेटा, दो आपके पास पॉइंट है ए और बी, और इन दोनों के दरम्यान डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है। तो आप लोग शो कर दीजिएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बेटा, और इसको डिनोट कर दीजिए डेल्टा आर से। तो ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब है, इनका डिस्प्लेसमेंट बेटा शो कीजिए डेल्टा आर।
एनर्जी रखिएगा। आज मुझे बेटा ये कंप्लीट करवाना है, इसके बाद अभी कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाद फिर बेटा उसके कॉम्बिनेशन है, उसके बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग है। आज जब तक कंप्लीट नहीं होगा घर नहीं जाएंगे आप लोग। इनकमिंग आप लोगों की मर्जी से हुई है, आउटगोइंग हमारी मर्जी से होगी। घर वालों को बता दीजिएगा। अबे यार क्यों? कोई बात नहीं, भाई को चाय वाय पिलवाएंगे। भाई जब आजे बताना हमको ऊपर बिठा के चाय। अरे मैं पिलवा दूँगा बस, वो क्या हो गया टेंशन। भाई को बिठा देंगे, थोड़ा सा क्या हो गया, वो एक आधा घंटा बैठ जाएगा, वो भी सर आशिक के साथ बिठा देंगे। मतलब कंपनी देंगे ना सर आशिक। सर आबिद के साथ बिठा देंगे बस। अल्लाह अल्लाह क्या? तो बेटा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, कभी भी एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स बेटा अच्छे से पहले याद करते जाइएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। मैं सबको अलग अलग डिफाइन करवा रहा हूँ। एमटी कैट में फिजिक्स का पेपर मुश्किल आता है? नहीं, डिपेंड करता है पढ़ाई पर। फिजिक्स नहीं फंसाते वो। पास पेपर उठा के देखोगे उन्होंने फिजिक्स नहीं फंसाया। फिजिक्स में वैसे ही बच्चा फंसा हुआ जाता है। ऐसे ही होता है। आपके पास फिजिक्स नहीं फंसाते वो, मेडिकल वाले को फिजिक्स को फंसाते ही नहीं। मेडिकल वाला वैसे ही बेचारा टेंशन में जाता है, तो फिर वहाँ पर वो बस उसके दिमाग से खेलते हैं, छोटी छोटी बातें पूछते हैं। तो आपको इसलिए तो थ्योरी के पहले पॉइंट्स लिखवाता हूँ कि इसको ग्रेड कीजिएगा। थ्योरी के पॉइंट्स आपने पढ़ने, फॉर्मूलाज पढ़ने और वही यूज़ होते हैं आपके पास, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पास पेपर के वर्किंग करवा रहा हूँ वो अलग हो जाए, तो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को दे दूँ जो चैप्टर्स पढ़ाता जाए। कोई फिक्स रेशो नहीं है बेटा। तो आईवेस अक्खर इस बार ले रहे हैं, जब पहले डाउ लेता था तो डाउ ने सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स दिए थे, 1-2 न्यूमेरिकल देता था, बाकी पूरी थ्योरी होती थी। आईवेस अक्खर ने लिए तो उसने न्यूमेरिकल का पोर्शन डाला। जैसे 36 है तो कोई उसने 12-15 न्यूमेरिकल बेस डाले। तो आपके पास कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ठीक है। आप लोग बाद में क्लेम नहीं कर सकते, तो कोई फ़ायदा बाद में होता नहीं है, इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन करके जाएं। एक दफ़ा टेस्ट हो जाता है बस, हो जाता है। उसमें ये मसला वो मसला, उसके बाद कुछ नहीं होता। जितना भी प्रोटेस्ट करो बस, जो एक दफ़ा आ गया वही आ गया। तो आप लोग अच्छी प्रिपरेशन करके जाइएगा, ठीक है। चलिए गए, डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। इसी को बेटा आगे अरेंज कीजिएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहला सवाल, वर्क किस किस का डॉट प्रोडक्ट था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लिखिए एफ डॉट डेल्टा आर अपॉन क्यू नॉट। ऊपर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, जो आप लोगों ने फिगर में शो किया था। तो मैंने बेटा लिखा एफ डॉट डेल्टा आर अपॉन क्यू नॉट, साथ साथ रहिएगा। इसके बाद डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट बेटा अलग कर लो, डॉट डेल्टा आर अलग कर लो। मुझे बताइए एफ अपॉन क्यू नॉट तो मैंने अलग किया, ये किसका फॉर्मूला है बुजुर्गों? इंटेंसिटी। गुड। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर। बेटा गर्ल्स और बॉयज ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी डॉट प्रोडक्ट होता है। ये डेफिनेशन बहुत कम स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है, तो इसको भी बेटा दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डॉट प्रोडक्ट। और ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा किस किस का? पहली क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और दूसरी क्वांटिटी का नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इंटेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो आपके पास जो टर्म आएगी उसका नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे पॉइंट्स जो बता रहा हूँ बेटा अच्छे से दिमाग में बिठाते जाइएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताइए अगर कभी एमसीक्यू में कहा जाए वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, तो क्या कहोगे? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी याद कर लीजिएगा। बताइए क्लियर है? चलिए आगे चलिए, डॉट हटाइए।
आप सबको पता है जब कभी भी डॉट हटाते हैं बेटा तो कॉस थीटा आता है, ई डेल्टा आर कॉस थीटा। बेटा यहाँ पर डॉट हटाने पर कॉस थीटा आया। अब आप फिगर में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड थी। फोकस करेंगे फिगर पर। मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ए से बी, और आप चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो, बी से ए। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, और अगर अगेंस्ट आ रहे हो तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल रख दीजिएगा बेटा 180 डिग्री। तो रखिए कॉस 180 डिग्री, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और कॉस 180 बेटा आपके पास होता है -1। तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर, और यहाँ से ई को अलग कर लीजिए तो ये बनता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। आपने बेटा ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो एंगल 180 डिग्री रखिए, कॉस 180 -1 होता है, कॉस 180 -1 है तो बेटा माइनस ई डेल्टा आर, और यहाँ पर आ गया ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। लेफ्ट हैंड साइड पर ई का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कोई मुझे बताएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर का नाम क्या है, यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर का नाम क्या है, आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिंध बोर्ड में ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, और फर्स्ट ईयर में आपके पास बेटा जो चैप्टर था उसमें ये सारी बातें आपने पढ़ी थी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर का नाम होता है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, नोट कर लीजिएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या होगी, नोट डाउन कीजिएगा, द चेंज इन पोटेंशियल, द चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल में चेंज डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से, द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर कभी इंटेंसिटी का फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में पिक करना हो तो बेटा आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ये होता है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेटा आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा मुझे बताइए बेटा यहाँ तक की बात क्लियर है, इसमें कोई मसला? अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करने के बाद लास्ट टर्म बेटा हम डिफाइन करेंगे, और लास्ट टर्म का नाम है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके पास है बेटा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैं फिर से कहूँगा डेफिनेशंस है ये पहले छोटी छोटी, और आपने सारी डेफिनेशन को अच्छे से याद करना है। तो आपके पास बेटा डेफिनेशन है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसी को याद आ रहा है इस पे क्या सीखा था? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप सीक्वेंस से देखोगे तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर आपने डिफाइन किसको किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो मैंने नाम लिखा वो आपके पास क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले डेफिनेशन लिखिएगा फिर इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो लिखिए बुक वाले बेटा मेंशन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, work done per unit test charge from infinity to electric field, work done per unit test charge from infinity to electric field is called, बेटा इसका नाम होता है absolute electric potential difference। अब आप देखिए ज़रा ये जो डेफिनेशन आपने लिखी और आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था, मुझे ज़रा दोनों में फ़र्क बताइए। अब आप खुद रिलेट करवाइए। ये डेफिनेशन आपने अभी लिखी और इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था। जल्दी से मुझे बताओ दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है?
गुड। पहले जो थे दोनों पॉइंट्स वो कहाँ थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में थे। हम जरा रिलेट करवाते हैं, आप लोग सारे बेटा डेफिनेशन लिखने के बाद जरा स्क्रीन को फोकस कीजिएगा। हमारे पास सबसे पहले आप लोग देखो, इससे पहले जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा तो मुझे बताओ ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड में था और बी भी कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अब आपके पास क्या कह रहे हैं, आप लोग इमेजिन कीजिएगा कि ये जो बी वाला पॉइंट है आपने इसको उठाया और बी वाले पॉइंट को बेटा आप कहाँ ले गए, इन्फिनिटी पर। अब मान लो ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी बेटा कहाँ है, इन्फिनिटी पर। जब आप इन्फिनिटी पर चले जाओगे तो इन्फिनिटी पर जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। और अगर वर्क जीरो होगा तो बी का जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब आप क्या करोगे बेटा, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेकर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब आप टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाओगे तो जो वर्क करवा रहे हो बेटा उसको आप लोग नाम किसका दे रहे हो, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो। पहले दोनों पॉइंट्स कहाँ थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब पहला पॉइंट का है इन्फिनिटी पर और आप चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हो, इन्फिनिटी से फील्ड में। जब आप इन्फिनिटी से फील्ड में ला रहे हो तो बी का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। अभी भी जो बी है उसको आप नाम क्या दोगे, लो पोटेंशियल है। और जो ए है बेटा इसका नाम क्या होगा, हाई पोटेंशियल। आइए जरा आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर आप अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो मुझे बताइए क्या करना है बेटा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। जरा साथ साथ रहेगा, ए के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, यू ए अपॉन क्यू नॉट। बी का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। अब आप बताइए लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस। राइट हैंड साइड पर क्या आ गया, यू ए अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला बना। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मुझे बताइए इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और थोड़ा सा और ध्यान दो, तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। थोड़ी देर जरा चेक कीजिएगा, ऊपर हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे बताओ बात समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर, हाँ जी बोलिए। गुड। अब ये जो सवाल सर ने किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो एक पॉइंट था आपके पास और इसमें आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो, तो बेटा असल में ये बात सिखाई जा रही है कि यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट फील्ड में होगा तो इसका जो दूसरा पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पर ही होता है। तो असल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स का। पहला पॉइंट आपके पास इन्फिनिटी पर और दूसरा पॉइंट फील्ड में होगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पहला पॉइंट का है इन्फिनिटी और दूसरा पॉइंट का है फील्ड में। ठीक है, तो डेफिनेशन जरा सारे दोबारा से निकालिएगा और पढ़िए हमने क्या लिखी। पॉइंट जरा दोबारा से पढ़िए, क्या लिखा बेटा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है असल में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी का दूसरा नाम बेटा आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आफ्टर डेरिवेशन बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला दिया गया और सारे वो फॉर्मूला लिखेंगे और इसको याद करेंगे। बेटा आफ्टर डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बना और वो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। नोट कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में पूछते हैं बेटा कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। आप मुझे बताएं इस पर कोई मसला, तो आप लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला याद कर लें। एक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पहले क्या लिखा था, U अपॉन क्यू नॉट, और एक और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर। अब याद करो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला F अपॉन क्यू नॉट, पोटेंशियल का फॉर्मूला U अपॉन क्यू नॉट, इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस के टर्म में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन, तो ये अलग अलग फॉर्मूला चल रहे हैं। बताएं बातें समझ पा रहे हैं, चैप्टर बड़ा है, मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको ये टर्म सीखनी है। अब जल्दी से बताइए पहली डेफिनेशन किसकी थी, अरे पहली डेफिनेशन किसकी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी डेफिनेशन किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरी डेफिनेशन किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चौथी डेफिनेशन किसकी है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गई चार बातें। अब हम लोग बेटा इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है जो कि कैपेसिटर है, आप कैपेसिटर को आपने डिटेल में डिस्कस करना है, तो मेरे साथ साथ रहिएगा और कैपेसिटर के पॉइंट्स ध्यान से लिखिएगा क्योंकि पास पेपर में इसके एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो एमसीक्यूज के लिए सबसे पहले आप लोगों को बेटा मेरे साथ पॉइंट्स को ध्यान से लिखना है।
अच्छा गर्ल्स और बॉयज साथ साथ रहेगा बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ कैपेसिटर का टॉपिक आपको डिटेल में डिस्कस करना है, तो मैं एक सीक्वेंस लेकर चलूंगा, इसमें आप लोगों ने जागे रहना है, पॉइंट साथ साथ याद कीजिएगा, और बीच में मैं किसी से भी पूछ लूँगा इसका मतलब बताइए। तो जो आप लोग आंखें खोल के सोने की एक्टिंग करते हैं, ज़रा जागे रहेगा, सोना नहीं है। कबीर साहब कोई भी सो रहा होगा तो आपने मुझे बताना है, पढ़ना नहीं है। अच्छा भाई, सबसे पहला सवाल सबसे मुझे बताइए, कैपेसिटर का पुराना नाम क्या होता है? वेरी गुड टॉपिक। हाँ जी, हाँ ये बात सही है, मिस्टर का स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है? हाँ जी, एक क्लास से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था सर ओल्ड कैपेसिटर। तो शुक्र है आप उस लेवल पर नहीं है, उसने पुराना नाम ओल्ड कैपेसिटर बोल दिया था। तो नोट कीजिएगा बेटा, इसका पुराना नाम हमारे पास होता है कंडेंसर, क्योंकि जब आप एमसीक्यू करेंगे वहाँ पर आएगा कंडेंसर, फिर बच्चे परेशान होते हैं और कहते हैं सर ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो कंडेंसर आपके पास पुराना नाम किसका है? कैपेसिटर का। और मिस कुलसुम क्या कह रही है, कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? एनर्जी, ऐसा ही है, और इसके साथ साथ चार्ज स्टोर करता है। तो नोट कीजिएगा, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पॉइंट ध्यान से सीखते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ पास्ट पेपर में इसके एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो आपको इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से क्लियर करना है। तो कैपेसिटर दो चीज़ें स्टोर करता है, एक तो चार्ज स्टोर करता है और एक एनर्जी स्टोर करता है। फिर आपसे सवाल है, कैपेसिटर की बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन आपने कौन सा कैपेसिटर पढ़ा था? कैपेसिटर की बहुत सारी टाइप्स होती है, आपने कौन सा कैपेसिटर पढ़ा था? सॉरी बेटा, मेरी मिस्टेक है, मैंने आपसे पूछा। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, फिर कवारे हाथ रुकिएगा, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, हमने जो कैपेसिटर पढ़ा था उसका नाम था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कुछ याद आया? आपने उसकी डेरिवेशंस भी की थी। कैपेसिटर की बहुत सारी टाइप्स होती है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, लेकिन आपके कोर्स में था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। असल में आप लोग मुझे टाइप जो है वो चांस देते हैं बोलने का, इसीलिए आप लोग नहीं बोलते हैं, ऐसा ही है ना। और कबीर तो ज़्यादा वो कंफ्यूज करता है मुझे ऑप्शन ए बोल के, ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ कैपेसिटर, सॉरी इज अ सिस्टम। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? इसमें बी था ना, गुड। मुझे लग रहा है ये टेस्ट के बाद आके बोलेगा, इससे पूछे क्या टेस्ट कैसा हो गएगा, उसमें ए था उसमें बी था। Parallel plate capacitor is a system which consists of, parallel plate capacitor is a system which consists of two oppositely charged parallel plates, two oppositely charged parallel plates having dielectric between them, having dielectric between them। और इसको लिखने के बाद आप राइटिंग स्टॉप करेंगे और मुझे बताएंगे कि ऐसा कुछ याद आ रहा है। मुझे लगा तुम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में छम खेलते थे तुम लोग जाके क्लास में। इंपॉर्टेंट नहीं था, गुड, और छोड़ दिया था, हम ऑप्शन बी पर चले गए थे। तो आपके पास बेटा ये जो डेफिनेशन लिखी है, चलिए कोई बात नहीं दिमाग में क्लिक कर रहा तो मैं इसको समझा देता हूँ। हमने जो डेफिनेशन लिखी है पहले आप लोग इसको रीड कीजिए। हमने क्या लिखा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम। इसको लिखने के बाद बेटा जी राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, और राइटिंग स्टॉप करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। मुझे बताइए बेटा, यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट्स है, और इस वक्त इन दोनों प्लेट्स पर बेटा आपके पास कोई भी चार्ज नहीं है। आप क्या करोगे? इन दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ लगा दोगे। जब आप बैटरी के साथ लगाओगे बेटा, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव है। तो सारी तरह ध्यान दीजिएगा बेटा, इस वक्त इन पर कोई चार्ज नहीं है। अब आपके पास क्या होगा? ये जो पॉजिटिव आपके पास है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। आप सोचिए और जरा इमेजिन कीजिए कि वही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा, और वो दूसरी वाली प्लेट पर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, एक प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का नाम होता है हाई पोटेंशियल, नेगेटिव वाले का नाम लो पोटेंशियल। मुझे बताइए क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया?
अरे बात समझ पा रहे हैं, चार्ज भी स्टोर हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया। मान लीजिए आप जो बैटरी लगा रहे हैं वो कितने वोल्ट्स की है, 10 वोल्ट्स की। इस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान कितना हो गया, 2 वोल्ट। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये पॉजिटिव दोबारा से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। सोचिए बेटा वही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आप दूसरी वाली प्लेट पर डिपॉजिट होना चाहेंगे, लेकिन मुझे बताइए दूसरी प्लेट पर पहले से नेगेटिव है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पर डिपॉजिट होना चाह रहा है, मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल। लेकिन रिपल्जन के बावजूद बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो मुझे बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब वर्क होता है तो वो वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मुझे बताओ ये बात समझ पा रहे हो। तो चार्ज भी स्टोर हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो रही है, इसीलिए आपने सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, कैपेसिटर इज अ डिवाइस। आगे क्या लिखा, विच स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताइए पॉइंट समझ पा रहे हैं। तो अब आपके पास क्या हुआ, प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। पहले 2 वोल्ट था, मान लीजिए अब कितना हो गया, 4 वोल्ट। फिर से पॉजिटिव बेटा आपके पास यहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे, तो पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव। मुझे बताएं ये काम कब तक चलेगा, जब तक 10 के बराबर ना हो जाए। गुड, यानी कि प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। लेट्स सपोज अब प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो आप क्या कहोगे, अब आपके पास कैपेसिटर मजीद चार्ज स्टोर नहीं करेगा, अब आप बेटा बैटरी को हटा लोगे। तो अब हमने बैटरी को हटा दिया। अब मुझे बताइए एक प्लेट पर चार्ज कैसा आ चुका है, पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव। लेकिन अगर आप ऐसे ही दोनों प्लेट्स को छोड़ दोगे तो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगी। आपको स्टिक करने नहीं देना, और स्टिक करने नहीं देना तो फिर आप क्या करोगे कि आप दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग मीडियम रखोगे, और उस इंसुलेटिंग मीडियम का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक। और ये जो पूरा सिस्टम आपने बनाया आप इसको नाम क्या दोगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पढ़िए डेफिनेशन समझ में आ रही है। हमने क्या लिखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ system which consists of two oppositely charged parallel plates। आगे क्या लिखा, having dielectric between them। बोले क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब पेज के सेंटर में आप लोग एक रफली ये फिगर बना लीजिए जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाएंगे। तो गर्ल्स और बॉयज बेटा मेरे साथ जरा इसको नोट डाउन कीजिएगा। दिखाइए इसमें बेटा 2 प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल बनाइएगा। तो पहली प्लेट बनाओ, उस प्लेट पर दिखाओ पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी प्लेट बनाइए। मेडिकल वालों की तो डायग्राम अच्छी होती है, गुड। तो मेडिकल वालों से डायग्राम सीख लीजिएगा जब उनके पास टाइम हो, वैसे वो बिजी रहते हैं बिजी रहते हैं स्केचेस बनाने में, गुड। मेडिकल वाले किसके स्केचेस बना रहे होते हैं, मुर्दों के, किसकी बनाते हैं, कबीर तो बना सकता है जब वो बगैर ऑप्शन के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, यही बनाता है। कबीर यार तुम तो फेमस हो यार बनाने में, वैसे भी फेमस है। कौन से वाले एरिया में, अच्छा ये एक दिन आएगा ये इंटरव्यू तुम्हारा लेने पहुंचोगे, नहीं पहचानना इनको। अच्छा भाई, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और आपने जो बीच में बेटा मीडियम रखा, ये मीडियम कौन सा था आपके पास, डाई इलेक्ट्रिक है। और मुझे बताइए डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, वेरी गुड, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर। तो हम लोग इसको रखेंगे। आप नेक्स्ट बेटा कंटिन्यू रखिएगा पॉइंट्स को और मेरे साथ लिखते जाइएगा। पहले मुझे बताइए बात क्लियर हो गई सबको, चार्ज स्टोर हो रहा है और साथ साथ क्या स्टोर हुई थी, एनर्जी, और उस एनर्जी का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। साथ साथ कंटिन्यू रखिएगा और पॉइंट्स लिखते जाइएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, एक्सपेरिमेंट शोज दैट। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट लाइन से एक्सपेरिमेंट शोज दैट। एक्सपेरिमेंट से पता चला बेटा चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट। साथ साथ रहिएगा, बार बार कह रहा हूं। एक्सपेरिमेंट शोज दैट चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference between plates. Experiment shows that charge stored on each plate is directly proportional to potential difference between plates. मुझे बताओ इस बात से एग्री करोगे, जैसे जैसे चार्ज ज़्यादा स्टोर हो रहा था
प्लेट्स के दरमियान क्या बढ़ता गया था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्सपेरिमेंट शोज दैट चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो पेज के सेंटर में लिखिएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहाँ पर एक मशहूर फॉर्मूला बना Q इज इक्वल्स टू CV। इसको डब्बे में बंद कीजिए और दिमाग में बंद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है चार्ज स्टोर का, Q इज इक्वल्स टू CV। और कोई मुझे बताएगा यहाँ पर C का नाम वर्ड, तो नाम लिखिए। C आपके पास होता है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। मैं फिर से कहूँगा, ज़रा नाम याद करते जाइएगा। C कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है। गर्ल्स और बॉयज़ मुझे बताइए Q का नाम क्या है, चार्ज स्टोर। V का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा, बैटरी वाला या प्लेट्स के बीच का, प्लेट्स के बीच का, गुड। और आपके पास बेटा C रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी कह लीजिए, कैपेसिटी कह लीजिए। द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। बेटा हर कैपेसिटर की एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसी एबिलिटी को आप नाम किसका दोगे, कैपेसिटेंस का। साथ साथ रहेगा, जहाँ पर किसी पॉइंट पे मसला होगा वहाँ पर पूछ लीजिएगा। द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। फॉर्मूला बनाइए, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, डब्बे में बंद कीजिए। तो C का फॉर्मूला बन गया, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V है। गर्ल्स और बॉयज मुझे बताइए बेटा Q का नाम क्या है, चार्ज स्टोर, और V का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप डिफाइन कीजिए, कैपेसिटेंस रेशो है। कैपेसिटेंस इज द रेशो ऑफ, न्यूमरेटर में बेटा आपके पास कौन है, चार्ज स्टोर वर्ड, और फिर क्या कहोगे, टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो चार्ज स्टोर का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रेशो निकालिए, तो आपके पास बेटा कैपेसिटेंस आ जाएगी। पॉइंट समझ पा रहे हैं भाई, गुड। अब आप लोगों ने इसका यूनिट भी निकालना है, साथ साथ रहेंगे, कोई मुश्किल बातें नहीं है बेटा। अब आप इस कैपेसिटेंस का यूनिट भी बनाइए। तो बताइए ज़रा, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या बनेगा। हाँ भाई, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम वर्ड। चार्ज का यूनिट है कूलम। वोल्टेज का यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट, और याद कीजिए कूलम पर वोल्ट किसके बराबर होता है, फैरेड के। अगर दिमाग में नहीं है तो दिमाग में बिठा लीजिए। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कैपेसिटेंस का यूनिट बताइए, तो ये फैरेड होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है। और जल्दी से आप लोग इसकी डायमेंशन भी निकालिए। डायमेंशन सबको निकालनी आनी चाहिए। हमने सीखी थी वोल्टेज की डायमेंशन, हमने रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाली थी, रेजिस्टिविटी की डायमेंशन निकाली थी। जल्दी से अब आप लोग ज़रा मुझे कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकाल के बताइए। कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है, यूनिट आपके सामने लिखा हुआ है, आपने डायमेंशन निकालनी है। निकालिए और मुझे बताइए क्या डायमेंशन आ रही है। सारे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा डायमेंशंस निकलवाई थी आपको, पोटेंशियल डिफरेंस की, रेजिस्टेंस की, वहाँ पर सीखा था आपने। पहले चार्ज की डायमेंशन रखो, कूलम पर वोल्ट है। चार्ज की डायमेंशन मुझे बताइए क्या रखोगे। अरे पार्टिसिपेट तो करें। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। अगर करंट इनटू टाइम है तो A मल्टीप्लाई बाय टी, ये चार्ज की डायमेंशन है। फिर वोल्ट वोल्टेज है। याद कीजिए वोल्टेज की डायमेंशन क्या निकाली थी। अगर आप याद करोगे तो वोल्टेज था वर्क पर कूलम चार्ज। वर्क की डायमेंशन क्या थी, mL²T-2। चार्ज की डायमेंशन क्या थी, A मल्टीप्लाई बाय टी। तो आपने क्या कहा था बेटा, mL²T-3A-1। ये वोल्टेज की डायमेंशन है जो मैं पहले निकलवा चुका हूँ। तो आप लोग बस रख दीजिए वोल्टेज की डायमेंशन। वोल्टेज की डायमेंशन बेटा mL²T-3 और फिर A-1। ठीक है, ये आपके पास वोल्टेज की डायमेंशन है। अब इस m को ऊपर ले जाइए तो क्या बनेगा, m इनवर्स। L को ऊपर ले जाइए तो क्या बनेगा आपके पास बेटा
L-2। अब आपके पास t ऊपर चला गया तो ऊपर एक 1 है, ये भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा t की पावर 4, ऐसे ही है, माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। और चेक करें पहले से a है और ये भी ऊपर जाके आपके पास क्या बन जाएगा a²। तो नोट डाउन कीजिएगा, आपके पास बेटा ये डायमेंशन है कैपेसिटेंस की। बेटा गर्ल्स और बॉयज़ डायमेंशन पूछ सकते हैं बेटा टेस्ट में, आप लोग जब कभी भी कोई फॉर्मूला याद करो, यूनिट लिखो तो उसकी डायमेंशन भी नोट करते जाइएगा। अरे बताएं बात समझ पा रहे हैं? तो बेटा C का नाम क्या है? कैपेसिटेंस। C का फॉर्मूला क्या था? Q/V। C का यूनिट क्या है? फैरेड। और C की डायमेंशन क्या है? M−1 L-2 T4A का स्क्वायर। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब आपसे सवाल ये है कि क्या कैपेसिटेंस, सोचकर जवाब दीजिएगा, क्या कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड करेगी? अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ, लेट सपोज आपने जो कैपेसिटर बना रहे हो उसमें आपने वोल्टेज को 2 टाइम बढ़ा दिया, क्या कैपेसिटेंस पर कोई फर्क पड़ेगा? गुड, क्योंकि चार्ज भी उतना ही बढ़ जाएगा। अगर आप वोल्टेज को 2 टाइम बढ़ा दोगे तो चार्ज भी 2 टाइम बढ़ जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती। सवाल है कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है? ये एमसीक्यू पूछा भी गया है। प्लेट्स के एरिया पर डिपेंड करती है सर कह रहे हैं। गुड। और 3 फैक्टर्स थे कैपेसिटेंस के। एक तो प्लेट्स का एरिया था, जितना ज़्यादा एरिया होगा चार्ज उतना ज़्यादा स्टोर होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा डिस्टेंस, जब आप प्लेट्स को करीब लाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, अगर प्लेट्स को दूर लेकर जाओगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, यानी कि कैपेसिटेंस का डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तीसरा मीडियम था, प्लेट्स के दरमियान का मीडियम। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फैक्टर्स बेटा कैपेसिटेंस के। सीक्वेंस वाइज चलिएगा, ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे तो एमसीक्यू बेटा इन्हीं में से आते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले पॉइंट्स को ग्रिप करना ज़रूरी है। तो बेटा फैक्टर्स में लिखिएगा कैपेसिटेंस डिपेंड किस पर कर रही है। पहला फैक्टर होता है कैपेसिटेंस का एरिया ऑफ ईच प्लेट। आपके पास कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ ईच प्लेट, और कैपेसिटेंस का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना प्लेट्स का एरिया बढ़ाओगे आपके पास कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर होता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब आपके पास प्लेट्स के डिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस का इन्वर्स रिलेशन है, तो कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तीसरा आपके पास होता है मीडियम बिटवीन प्लेट्स। बेटा याद रखिएगा कि कैपेसिटेंस का रिलेशन परमिटिविटी के साथ भी होता है। अगर मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। तो आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, एरिया ऑफ ईच प्लेट है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, और मीडियम बिटवीन प्लेट्स है। तो कैपेसिटेंस के कितने फैक्टर्स हो गए? 3। गुड, क्लियर? अब फिर आप लोग याद करेंगे तो कैपेसिटेंस के लिए आपने कुछ डेरिवेशंस की थी। एक फॉर्मूला बनाया था जब प्लेट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस थी, और एक फॉर्मूला बनाया था जब प्लेट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक थी। किसी को याद आ रहा है फ्री स्पेस की प्रेजेंस में क्या फॉर्मूला था? नहीं? पॉइंट लिखिएगा। खैर आपकी बुक में डेरिवेशन है ये, अब हमें डेरिवेशन तो नहीं करनी, हमें उसका रिजल्ट याद रखना है। तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, फॉर फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, फॉर फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। जब बेटा फ्री स्पेस होती है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था A∈0/D। ये तब यूज़ करते हैं जब प्लेट्स के दरमियान आपके पास क्या होगी? फ्री स्पेस होगी। तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, ये फॉर्मूला फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स है। जब प्लेट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस होगी। मुझे बताइए यहाँ पर A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। D क्या है? डिस्टेंस। ऊपर देखिए फैक्टर्स ये लिखे थे आपने, और ये इस फॉर्मूले में नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा दूसरा मीडियम रखा था डाइलेक्ट्रिक, और किसी के दिमाग में क्लिक कर रहा हो तो बताइए, फॉर डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, फॉर डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। जब आपने डाइलेक्ट्रिक रखा प्लेट्स के दरमियान, तो बेटा डाइलेक्ट्रिक रखने पर फॉर्मूला क्या बना था? CD इज इक्वल्स टू A∈0 εr/D। नोट कर लीजिएगा।
ये डाइलेक्ट्रिक रखने पर फॉर्मूला है। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक रखने पर फॉर्मूला नोट कर ले, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो मुझे बताइए पहला फॉर्मूला कब है, जब क्या लगाई, फ्री स्पेस। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है बेटा, जब क्या रखोगे, डाइलेक्ट्रिक। और मुझे बताइए इसी फॉर्मूले को हम अरेंज करके बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक का यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी डी इज इक्वल्स टू सी एप्सिलॉन आर। गर्ल्स और बॉयज बताइए बेटा, एग्री करेंगे? गुड। मैं फिर से कहूँगा ज़रा साथ साथ रहेगा। मेरी कोशिश है कि सारे फैक्टर आपकी आंखों के सामने से गुजार दूँ, कोई भी एमसीक्यू आए तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि ऐसा रिलेशन था। तो मुझे बताइए पहले लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अरे यस और नो? तो आप लोग मुझे बताइए सी डी का नाम क्या है, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और आपके पास सी क्या है, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन आर का नाम क्या है? दो नाम रखे थे, एप्सिलॉन आर का एक नाम था रिलेटिव परमिटिविटी और इसका दूसरा नाम था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन आर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप लोग बताइए ये फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि डाइलेक्ट्रिक रखने पर कैपेसिटेंस बढ़ गई या कम हो गई? हाँ भाई सोचिए, डाइलेक्ट्रिक रखने पर कैपेसिटेंस बढ़ रही है, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो मीडियम की परमिटिविटी बढ़ जाएगी, और अगर परमिटिविटी बढ़ गई तो कैपेसिटेंस भी बढ़ गई। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है बेटा। तो याद रखिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। डाइलेक्ट्रिक रखने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। तो याद रखिएगा बेटा डाइलेक्ट्रिक रखने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाती है और एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाती है। तो अब आप बताइए कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। रिकॉल करें जरा, बेसिक फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। दूसरा मुझे बताइए जब फ्री स्पेस रखोगे तो फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। फिर दोनों का रिलेशन क्या है, तो सी डी इज इक्वल्स टू सी एप्सिलॉन आर। क्लियर हो गई? और कैपेसिटेंस के कितने फैक्टर्स हैं? तीन। पहला कौन सा था, एरिया ऑफ ईच प्लेट, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तीसरा मीडियम बिटवीन प्लेट्स। ठीक है। एक और कैपेसिटर होता है बेटा जिसका नाम होता है कंपाउंड कैपेसिटर। तो पहले पॉइंट लिखिएगा फिर इसको डिस्कस करते हैं। कंपाउंड कैपेसिटर, तो पॉइंट लिखिएगा व्हेन मोर देन वन मीडियम, व्हेन मोर देन वन मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स of capacitor, when more than one medium is placed between plates of capacitor then it is called। तो बेटा इसका नाम आपके पास होता है कंपाउंड कैपेसिटर। नाम याद कर लीजिएगा, कंपाउंड कैपेसिटर तब होता है जब प्लेट्स के दरमियान एक से ज़्यादा मीडियम होगा। और इसी का बेटा एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। पहले डेफिनेशन याद कर लें, जब कभी भी प्लेट्स के दरमियान एक से ज़्यादा मीडियम होगा तो बेटा आप उस कैपेसिटर को नाम दे दोगे कंपाउंड कैपेसिटर, और इसका दूसरा नाम होता है पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो अगर कभी भी कंपाउंड कैपेसिटर सुन ले बेटा तो परेशान मत होइएगा, बस एक से ज़्यादा मीडियम्स होंगे। तो आइए ज़रा इस बात को डिस्कस करते हैं बेटा। अब आपके पास इसका मतलब क्या होगा। तो आपके पास है बेटा कंपाउंड कैपेसिटर। तो गर्ल्स और बॉयज़ बेटा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मान लो हमारे पास दो प्लेट्स हैं और हमने दोनों प्लेट्स को ऐसे एक दूसरे के पैरेलल रखा। तो ये दो प्लेट्स आ गई, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इस वक्त एयर है, और बेटा प्लेट्स का जो डिस्टेंस है उसको डिनोट किससे कर दिया, डी से। पहले बताइए इसमें कोई मसला, दो प्लेट्स हैं, डिस्टेंस डी है, और इस वक्त आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेटा एयर है। अब आपने क्या किया बेटा, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया। मैं फिर से कहूँगा पहले ज़रा बोर्ड फोकस कीजिएगा, फिर आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। इसको कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा। पहले दो प्लेट्स है और प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस डी है, और इस वक्त इनके दरमियान सिर्फ एयर है। और फिर मान लीजिए बेटा आपने इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया।
लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक आप रख रहे हो बेटा वो हमने पार्शली रखा। तो अब आप लोग इमेजिन करो आपने पार्शली इसको फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से। तो आप मुझे बताओ ये जो मीडियम आपके पास आ रहा है राइट साइड पर बेटा, ये मीडियम आपके पास कहलाएगा, सबने फोकस करना है, ये मीडियम आपके पास क्या कहला रहा है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक को रखा और ये जो मीडियम है ये मीडियम आपके पास कौन सा है बेटा, एयर। अब मुझे बताइए प्लेट्स के दरम्यान दो मीडियम्स आ गए, तो जब कभी प्लेट्स के दरम्यान एक से ज़्यादा मीडियम होगा तो आप उसको नाम किसका दोगे, कंपाउंड कैपेसिटर का। अब बताइए पहले प्लेट्स के दरम्यान डिस्टेंस बेटा d था और अब ये जो डिस्टेंस है इसको डिनोट करेंगे t से। t का मतलब है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब बताइए टोटल डिस्टेंस d है, ये t हो गया, तो बाकी जो बचा है इसको नाम क्या दोगे बेटा, जल्दी से बताइए बाकी डिस्टेंस जो बचा इसका नाम क्या रखोगे, d माइनस टी। टोटल d है, ये t है, तो बाकी d माइनस टी है। और बेटा जब आप इसकी डेरिवेशन करते हो तो डेरिवेशन के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है और ध्यान दीजिएगा इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ये फॉर्मूला आपके पास किसका है, अरे बोलिए किसका है, कंपाउंड कैपेसिटर का। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो ये बेटा आपके पास एक मासूम सा फॉर्मूला है, लाइक कबीर साहब, मासूम लाइक कबीर साहब कह रहा हूं। डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, मेरी कोशिश है कि हम सारे पॉइंट्स को देखें ताकि आप जब एमसीक्यू पढ़ें तो आप लोग बेटा कर पाएँ। डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है और टी का नाम है जनाब थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस। डी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है और डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। तो ये कंपाउंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई। तो कभी भी अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वैसे तो आप परेशान नहीं होते हैं, ऐसा ही है ना, या मुझे लगता है आप लोग शो नहीं करते हैं अपना गम किसी को। सर ने आप लोगों को करवा दिया, फिर मॉडर्न हो गया आप लोगों का कंप्लीट हो गया ना, अब ऑप्टिक्स क्यों, पूछा कि नहीं तुम लोग, कह रहे हमसे कंप्लीट करते थे। ठीक है भाई, तो अब आप लोगों के पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, फ्री स्पेस के लिए भी, डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में भी। फिर उसके बाद बेटा हमने दोनों की प्रेजेंस में भी फॉर्मूला देख लिया, मींस कंपाउंड कैपेसिटर का फॉर्मूला भी हो गया। अगर कहीं पर कोई बेटा टर्म आ जाती है तो आपने उस पर परेशान नहीं होना है, आपने ये पॉइंट्स बेटा अच्छे से याद करने हैं। अब मुझे बताइए किसी का कोई सवाल यहाँ तक, कैपेसिटर क्या क्या स्टोर कर रहा था, चार्ज और एनर्जी। चार्ज स्टोर का फॉर्मूला क्या बना, Q इक्वल्स टू CV। अब एनर्जी स्टोर के फॉर्मूलाज मेरे साथ लिखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है बेटा, द एनर्जी स्टोर्ड, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज। क्लास में कोई होने आ रहा हो जिसको गलती से फॉर्मूला याद हो तो बताइए एनर्जी स्टोर्ड का। गलती से मतलब जानबूझ के तो आप लोगों को नहीं याद होता, तो मैंने कहा शायद गलती से ही याद हो जाए। हाँ भाई, किसी के दिमाग में आ रहा है, आप लोगों के पास इसकी डेरिवेशन भी थी जिसमें आपने एनर्जी स्टोर की डेरिवेशन की थी और सेक्शन बी के लिए सवाल इंपॉर्टेंट भी होता था। नहीं क्लिक कर रहा, खैर कोई बात नहीं। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला जो आपने आफ्टर डेरिवेशन ऑब्टेन किया था वो था हाफ QV। घर पे जाके देखिएगा तो आपके पास बेटा डेरिवेशन के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ QV। फिर बेटा आपने यहाँ से Q को हटा दिया था और जब आपने यहाँ से Q को हटाया था तो आपके पास बेटा Q की जगह लिखिए Q इक्वल्स टू CV। और अगर Q की जगह CV लिखोगे तो ज़रा चेक कीजिए आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा।
तो बेटा आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू, मेरे साथ ज़रा पार्टिसिपेट कीजिएगा, हाफ Q की जगह बताइए CV रखना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। इसको भी डब्बे में बंद कीजिए, ये भी कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है। तो आप लोगों के पास बेटा पहला फॉर्मूला हाफ QV, दूसरा फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। बोलिए इसमें कोई मसला। अब तीसरा फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ से V हटा देंगे। अब V किसके बराबर है बेटा, तो V बराबर है किसके, Q अपॉन C के। तो आप यहाँ से V को हटा दीजिए और सिंप्लीफाई कर लोगे तो फॉर्मूला बनेगा हाफ, और ये बनेगा बेटा Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। नोट कर लीजिएगा, ये एनर्जी का बेटा आपके पास तीसरा फॉर्मूला। तो जल्दी से बताइए गर्ल्स और बॉयज, पहला फॉर्मूला क्या है, हाफ QV, दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अरे बताइए यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं। फिर जब कोई कैपेसिटर बनाया जाता है तो उसमें ख्याल रखा जाता है एनर्जी डेंसिटी का। बताइए एनर्जी डेंसिटी का नाम कभी सुना, अरे एनर्जी डेंसिटी का नाम सुना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, नोट कीजिएगा पॉइंट। बेटा हम कहते हैं द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कैपेसिटर इज कॉल्ड, इसका नाम बेटा आपके पास है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और इस एनर्जी डेंसिटी का बेटा आप लोग फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसकी डेरिवेशन है लेकिन वो आपने करनी नहीं है, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर ये जो बेटा E है, इस E का नाम लिख लीजिएगा, E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, ठीक है, E का नाम लिखिए, E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, E रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। अरे बताइए क्लियर है। तो एनर्जी डेंसिटी जब कभी भी फॉर्मूला पिक करना होगा तो आपने याद रखना है कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होगी आप उसको नाम किसका दे रहे हो, एनर्जी डेंसिटी का। अब जल्दी से बताइए चार्ज स्टोर का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू CV। एनर्जी जो स्टोर हो रही है उसका फॉर्मूला क्या है, पहला क्या था हाफ QV, दूसरा क्या है हाफ CV स्क्वायर, तीसरा क्या है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर, और यहाँ पर जो E है उसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्लियर हुई ये वाली बात। अब इसके बाद बेटा हेडिंग डालिएगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कुछ याद आ रहा है, पढ़ा था थ्योरी में, ये सवाल था आप लोगों से, ये कुछ याद आ रहा है, पढ़ा था चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ये उन्होंने गलत किया, असल में उन्होंने ना कॉमर्स के स्टूडेंट्स बिठा दिए एप्टीट्यूड में। अब बेचारे आप लोगों को क्या बता, ऊपर से दोस्त भी नहीं आए आज, बगैर बताए, नहीं बता के नहीं आए हैं पागल, बगैर बताए नहीं आए तो फिर इतना दुख थोड़ी होता। उन्होंने बोला हम आएंगे और नहीं आए, ये तो कंडीशन होती है ना। अच्छा भाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मुझे बताइए, पढ़ा था, खुदा का वास्ता ये नहीं कहिएगा कि हमने चॉइस पे छोड़ दीजिएगा, पढ़ा था ना। हाँ जी मिस कह रही है पढ़ा था। कबीर साहब आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? रेहान साहब कुछ याद आ रहा है? अंदला साहब चार्जिंग डिस्चार्जिंग की। अच्छा भाई खैर सीख लेंगे, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके लिए पहले आप लोग मेरे साथ सर्किट बनाइएगा, फिर आप लोग राइटिंग स्टॉप कर दीजिएगा। तो आप लोगों के पास जो सर्किट था बेटा जी, पहले वो याद कर लेंगे।
सेकेंड ईयर में कौन सा चैप्टर आप लोगों को कोई सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में अच्छा से आता हो? अभी सर शकील जो क्लास लेते हैं आप लोगों की, उसमें आप लोग जवाब देते हैं उनको? केमिस्ट्री सच वो पूछते ही क्या करते? मैंने भी उनसे केमिस्ट्री पढ़ी थी भाई, टीचर है मेरे। हाँ सोचो कब से हाँ लेकिन ये बात है, उसके बाद मैंने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, मतलब ऐसी नहीं रखी थी, आगे मैंने स्टैट्स रखा था। हम लोग के तो ज़माने में भाई लोगों का ज़माना था वो, तो उसमें तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक हफ्ते में ख़त्म हुई थी उस वक्त। जो आप लोग पूरी पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, हमारी एक हफ्ते में एक दिन में इतने इतने वो रिएक्शंस करवाते थे, वो समझ ही नहीं आए कभी। उसके बाद हम लोगों ने कभी केमिस्ट्री नहीं ली। अगर नहीं, हमारे तो भाई उस वक्त भाई लोगों का ज़माना होता था, वो आते थे बोलते थे सब बंद, तो सब बंद हो जाता था भाई। एमडी गाइड में भी क्या? अब भाई लोगों का वो नहीं, वरना पहले तो बहुत होता था भाई, पहले तो बहुत छुट्टियाँ आती थी हम लोग के टाइम पर। लेकिन वो टाइम था, वो बोलते थे बंद तो बंद भाई, कोई नहीं खोलता था फिर, कोचिंग वोचिंग सब। खैर सर्किट बनाए। अच्छा, इसके पॉइंट्स भी नीचे लिख लीजिएगा, फिर मैं राइटिंग स्टॉप करवा के ज़रा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहले आप लोग सिर्फ छापने का काम कीजिएगा, ताकि एक ही दफ़ा आप लोग छाप ले तो फिर हम समझ सके। चार्जिंग डिस्चार्जिंग है। भाई आप लोगों के टेस्ट वेस्ट हो रहे हर हफ्ते में? अच्छा मॉक कह रहे थे, मुझे लगा कह रहे हर हफ्ते में मौत होती है। मैंने कहा मैं टेस्ट पूछ रहा हूँ, ये लोग क्या कह रहे। कुलसुम क्या कह रही, यही समझ लें। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़िंदगी से तंग आ गए हैं। तो आप लोगों को किसने कहा था मेडिकल लें? खुद ही सेलेक्ट किया था, मतलब खुद खुशी की थी आपने? तो आप लोगों ने सोचा मेडिकल लेकर करें। आप लोग ये नहीं चाहते थे एक दफ़ा मरे, आप लोगों ने कहा था पल पल मरे, तड़प तड़प के। गुड। नहीं यार आसान तो है यार, आप लोग ऐसी। बायो तो बल्कि मुश्किल है, इतने मुश्किल मुश्किल नाम है उसमें। असल में उसमें आप लोगों के पास ऐसा रहा कि अगर दिल के 4 हिस्से तो 4 ही, ऐसा नहीं होगा कि कभी अगर 5वां आ जाए। कोई एमसीक्यू में लिखा हो अगर 5वां, यहाँ तो कुछ भी हो जाता है कभी भी। इसका ज़्यादा दुख होता है। आप लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स होनी चाहिए होनी चाहिए? साथ साथ ही है ना भाई आप लोग। मैं पहले लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि फिर हम इन्हीं बातों को डिस्कस करें।
फिर बहुत सारी कहानियाँ निकल आती। और मैं सवाल आपसे करता हूँ, आप लोग वापसी मुझे दे देते हैं सवाल। टेस्ट की आप लोगों ने तैयारी व्यारी कर ली है? मतलब जो जूस वूस ले रहे हैं खाना वाना बराबर वाले के लिए। बायो के अलावा सब कीजिएगा भाई। देखिए असल में बायो मेडिकल वाला वहाँ पर जो भी आता है उसकी बायो स्ट्रॉन्ग ही होती है। तो असल में आप लोगों के पास करना क्या होता है, जो आपका वीक है आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। और हमारा जो जैसे मेडिकल वाला बच्चा है तो वो क्या करता है, उसको बायो पसंद है तो बायो ज़्यादा पढ़ता है। तो आपके पास बायो ज़्यादा पढ़ने से आपको फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि बायो तो जितने बच्चे आ रहे हैं उन सबकी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको वो स्ट्रॉन्ग करना है जो उनका वीक है। तो हर एक जो बच्चा आता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में परेशान आता है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें जो अच्छे से आता है हम उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो बायो भी स्ट्रॉन्ग, बायो तो करनी है क्योंकि उसके 81 MCQs हैं, लेकिन बाद में आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री को भी फोकस करना है। तो आप इस आश्रय पर मत रहिएगा कि हम लोग बायो अच्छी कर लेंगे, फिजिक्स में इतने ले आएंगे इतने ले आएंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करना है। और आपके पास स्पेशली बेटा जो दूसरों का वीक है उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरों का वीक है वो आप लोगों का भी वीक है, तो मसला ये हो रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजी ये रखिएगा कि आप लोग जो है अपने पास बाकी सब्जेक्ट्स बायो के अलावा उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। और अगर किसी का बेटा बायो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर मैं तो कह रहा हूँ टाइम वाइम निकाल के डायरेक्ट तो बायो में तो फिर आप लोग सर आते होंगे और आप लोग जवाब दे देते होंगे, कैसा भी नहीं हो रहा। बायो तो तुम लोगों ने सर अधीन से ही पढ़ी है, तो फिर तो फ्रीक्वेंसी मैच करती होगी आप लोग। सिलेबस क्या हो गया? बायो कंप्लीट हो गया सारा? गुड। बायो का तो कोर्स भी लेंदी है, कितने 19 चैप्टर्स है? तो मैं ये जो लिखने का काम कर रहा हूँ भाई आप लोग साथ साथ मेरे नोट करते जाएगा, मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को इसको याद नहीं आ रहा था तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बातें एक्सप्लेन करके फिर हम लोग आगे जाएँ। अरे कुछ लिखते हुए याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था ऐसा? क्या रिड्यूस हो गया था आप लोगों के टाइम पे? रिड्यूस में भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग था। हाँ भाई पहुँचे? मैं बुजुर्ग बंदा लिख रहा हूँ तो आप तो फिर जवान है। कौन पीछे रह गया? मैंने जल्दी लिख दिया। अच्छा भाई मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को जहाँ तक हुआ है, कर लीजिएगा।
अच्छा भाई, कहाँ तक लिखा था आप लोगों ने वो मुझे बता दीजिएगा। ये हो गया, सब हो गया, कोई रह गया पीछे तो बता दीजिएगा। कहाँ पर? कभी तुम्हारी जिम्मेदारी थी यहाँ से। चलिए भाई, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, फिर आपके पास मैं स्लाइड्स दिखा दूंगा आप लोगों को, आप लोग इसको फिर पिक्चर ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। अब आप लोग बेटा पहले ज़रा मेरे साथ इस पर फोकस कर लीजिएगा ताकि आप समझने का काम कर ले, फिर कॉपी करने का काम इसके बाद देख लीजिएगा। मुझे बताइए हेडिंग क्या है बेटा? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है बेटा, ये जो सर्किट है इसका नाम है आरसी सीरीज सर्किट, ठीक है। तो आप देखिए, आपको नज़र आ रहा है एक रेजिस्टर है, और देखिए आपको नज़र आ रहा है एक कैपेसिटर है, और आपको नज़र आ रहा है बेटा एक बैटरी है, और साथ में स्विच कनेक्ट है। मुझे बताइए, अगर मैं स्विच को पोजीशन 1 से कनेक्ट करूंगा तो चेक कीजिए, अगर आप 1 से कनेक्ट करते हो इसको तो आपके पास सर्किट में बैटरी आ जाएगी, और अगर बैटरी आएगी तो कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा। और अगर इसी स्विच को बेटा मैं 2 के साथ कनेक्ट करता हूँ तो मुझे बताइए 2 से कनेक्ट करने पर बैटरी हट जाएगी, और अब की बार कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो आपके पास चार्जिंग होगी कब? जब 1 से कनेक्ट करोगे, और डिस्चार्जिंग होगी कब? जब 2 से कनेक्ट करोगे। तो पहला पॉइंट पढ़िए, सर्किट का नाम क्या है? आरसी सीरीज सर्किट। दूसरा पॉइंट पढ़िए, 1 से कनेक्ट करोगे तो चार्जिंग होगी, और तीसरा पॉइंट पढ़िए 2 से कनेक्ट करेंगे तो डिस्चार्जिंग होगी। पहले बेटा हम लोग चार्जिंग को डिस्कस कर रहे हैं, और अगर हम चार्जिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें इसको कनेक्ट कर देना है बेटा किसके साथ? 1 के साथ। तो आप लोग सारे ध्यान दीजिएगा, आप इसको कनेक्ट करोगे बेटा पोजीशन 1 से, ताकि आपके पास क्या हो? चार्जिंग हो। अब जैसे ही आप इसको पोजीशन 1 से कनेक्ट करोगे तो उससे पहले आप देखिए बैटरी का टोटल वोल्टेज चाहिए, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में टोटल वोल्टेज निकालने के लिए ऐड करते हैं। तो आपने टोटल वोल्टेज निकालना है बैटरी का, तो क्या होगा? V = VC + VR। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है? Q/C, और रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? IR। तो मुझे बताइए क्या यहाँ से टोटल वोल्टेज आ जाएगा? क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। अब आप लोगों ने बेटा जब कैपेसिटर को 1 से कनेक्ट किया तो चार्जिंग होगी, और हमने ये ऑब्जर्व किया कैपेसिटर के ग्राफ के अंदर, हमने इसका ग्राफ बनाया बेटा, और वो ग्राफ 2 क्वांटिटीज़ का है। आपके पास जो y एक्सिस है उस पर चार्ज है, और x एक्सिस पर क्या है? टाइम। और जब आपने चार्जिंग का ग्राफ देखा तो ग्राफ कुछ ऐसे बना। इस ग्राफ का मतलब ये है कि शुरू में तो कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ चार्ज डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है। जैसे आप लोगों का अगर सेलफोन डेड हो जाए तो आपने हो सकता है कभी ऑब्जर्व किया हो कि 0% से लेकर बेटा 10% तक चार्जिंग बहुत जल्दी होती है। अगर आपके पास डेड हो गया है, आपने उसको लगाया चार्जिंग पर, तो 0 से 10 बहुत रैपिडली चार्ज होता है, और मान लीजिए ऐसे चार्ज होते होते 90% तक पहुंचा। अब 90 से लेकर 100% तक चार्ज होना है तो फिर वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है एज़ कम्पेयर टू इनिशियली। तो पहले तो रैपिडली चार्ज होगा, उसके बाद फिर रेट ऑफ चार्जिंग क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, और ये रेट ऑफ चार्ज डिक्रीज़ होता है एक्सपोनेंशियली। मैं ये नहीं कह रहा कि सेलफोन की जो बैटरी है वो आपका कैपेसिटर है, मैं सिर्फ रिलेट करवा रहा हूँ कि जैसे आपके पास बेटा सेलफोन के केस में होता है, पहले रैपिडली चार्ज होता है, उसके बाद रेट ऑफ चार्ज डिक्रीज होता है, ऐसे ही कैपेसिटर में भी शुरू में रैपिडली चार्ज होगा, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ चार्ज स्लो हो जाएगा। आप देखिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? इनिशियली कैपेसिटर चार्ज रैपिडली। मुझे बताइए पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो पहले रैपिडली चार्ज हुआ, उसके बाद क्या लिखा? रेट ऑफ चार्ज डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। और ये हमें कैसे पता चला? आपकी बुक में ये इक्वेशन लिखी हुई है, और इक्वेशन पढ़ेगा क्या है बेटा? Q = Q0 1 - e - t/τ। मुझे बताइए टाउ का नाम क्या लिखा? टाइम कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो Q है, कोई मुझे बताएगा इस Q का नाम क्या होता है? यहाँ पर ये जो Q आपने लिखा, इस Q का नाम बेटा आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस चार्ज। इंस्टेंटेनियस चार्ज का मतलब है जो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आ रहा है, तो इंस्टेंटेनियस चार्ज है। और ये जो Q0 होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम चार्ज। तो आप ये नोटेशंस याद रखिएगा कि Q आपके पास इंस्टेंटेनियस चार्ज है और Q0 आपके पास मैक्सिमम चार्ज है। बाकी मुझे बताइए टाउ का नाम क्या है? टाइम कांस्टेंट है। अब टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़िए, हमने क्या लिखी? हम लोग बेटा टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड
टाइम कांस्टेंट। असल में कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो डिसाइड करता है कि उसको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, और वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक रेजिस्टेंस पर और एक कैपेसिटेंस पर। आप लोग मुझे बताइए बेटा, ज़रा सारे ध्यान से जवाब दीजिएगा, मुझे बताइए इधर अगर आपके पास कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो चार्ज होने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। 5-7 मिनट की बातें ज़रा समझ लीजिएगा ताकि टॉपिक एंड हो जाए। मुझे बताया अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और अगर कैपेसिटी कम होगी तो टाइम कम लगेगा। इसी तरह से अगर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और रेजिस्टेंस कम तो टाइम भी कम लगेगा। तो कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है बेटा उसका टाइम दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक रेजिस्टेंस पर और एक कैपेसिटेंस पर। तो पढ़िए मैंने पॉइंट क्या लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका यूनिट क्या आया बेटा आपके पास, सॉरी फॉर्मूला क्या आया, R इंटू सी। अब आप लोग बताइए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैरेड। याद रखिएगा टाइम कांस्टेंट का यूनिट सेकंड होता है, तो सेकंड बराबर होगा ओम इंटू फैरेड के। ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। कभी भी आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए सेकंड किसके बराबर है, तो सेकंड बराबर होता है बेटा ओम इंटू फैरेड के, ठीक है। तो ओम इंटू फैरेड के बराबर है आपके पास सेकेंड, ये टाइम कांस्टेंट का यूनिट है। मुझे बताइए ये वाली बात क्लियर हो गई। अब टाइम कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन होती है, हमने टाइम कांस्टेंट को डिफाइन किया, तो आप लोग मेरे साथ बेटा ज़रा बोर्ड पर देखिएगा। मुझे बताइए चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ये फॉर्मूला था। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, अगर टाइम किसके बराबर हो जाए, एक टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर होगा तो चेक कीजिए मैंने क्या किया बेटा, टाइम की जगह टाइम कांस्टेंट रखा। अब मुझे बताइए टाउ से टाउ क्या हो गया, कैंसिल, बाकी क्या बचा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -1 नीचे आ गया। अब ये जो E है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2.718। इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या है 0.63, वैसे आप देखोगे तो आंसर आता है 0.628, मैंने उसको राउंड ऑफ किया और 0.63 लिख दिया, ठीक है। तो 0.63 क्यू नॉट, और आगे देखिए परसेंटेज में निकाला तो क्या बन गया, Q इज इक्वल्स टू 63% ऑफ क्यू नॉट। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जो कैपेसिटर को लगेगा ताकि वो कितना डिपॉजिट कर सके, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। एमसीक्यू में पूछा जाता है वो टाइम बताइए जो कैपेसिटर को लगेगा 63% स्टोर करने में, आप उस टाइम को नाम किसका दोगे, टाइम कांस्टेंट का। अब इस टाइम कांस्टेंट से फ़ायदा क्या होता है, आप लोग मेरे साथ ज़रा बेटा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। वाई एक्सिस पर कौन है, चार्ज, और एक्स एक्सिस पर कौन है बेटा, टाइम। अब मान लो दो कैपेसिटर्स हैं जिनको आप चार्ज कर रहे हो। पहला कैपेसिटर मेरे साथ साथ रहिएगा, ज़रा ध्यान देते जाएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लियर करना है आप लोगों के पास बेटा। पहला एक कैपेसिटर है जिसका बिहेवियर इस तरह से है, ठीक है, चार्ज कर रहे हैं, ये पहला कैपेसिटर हो गया। दूसरा एक और कैपेसिटर बेटा, उसका बिहेवियर कुछ इस तरह से है, इसको भी चार्ज किया, इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, दो कैपेसिटर्स आ गए। अब आप क्या करोगे बेटा, ये जो आपके पास मैक्सिमम चार्ज है इसको हम लोग यहाँ पर शो करेंगे, ये दोनों का मैक्सिमम चार्ज है। ये जो मैक्सिमम चार्ज है बेटा इसको आपने रिप्रेजेंट किससे किया, Q नॉट से। जल्दी से बताइए पहले इसमें कोई मसला। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर बेटा ये Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है। अब मैक्सिमम चार्ज के बाद मुझे बताइए यहाँ कहीं 50% होगा, यस और नो, इसके ऊपर कहीं कितना परसेंट मिलेगा, 63% हमें चाहिए। अब यहाँ पर जो 63% होगा बेटा, यहाँ से आप एक लाइन लेकर जाओगे जो कि इस कर्व पर टच करेगी, और आप इसको एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दोगे, तो मुझे बताइए क्या टाइम मिल जाएगा। ये पहले वाले कैपेसिटर का 63% है, तो क्या मैं इसको T1 का नाम दे सकता हूँ, ये पहले वाले का टाइम कॉन्स्टेंट है। इसी 63% से आगे लेकर जाइए तो मुझे बताइए क्या दूसरे का टाइम कॉन्स्टेंट निकल आया। अब आप लोग मुझे बताओ किसके लिए टाइम की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, फर्स्ट के लिए या सेकंड के लिए। तो सेकंड वाला जो कैपेसिटर है उसके लिए आप लोग कहोगे कि उसका 63% स्टोर होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और फिर जो फर्स्ट वाला है उसका टाइम कम लगेगा। यानी कि आप ये कहोगे कि अगर स्मॉल टाइम कांस्टेंट है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा रैपिडली। बताइए इस बात से एग्री करोगे। और अगर आपके पास बेटा लार्ज टाइम कांस्टेंट होगा तो कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा, स्लोली। तो कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर कर रहा है वो डिपेंड किस पर करता है, टाइम कांस्टेंट पर। अब आप लोग मुझे बताइए कभी आपने ऑब्जर्व किया जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो जब पिक्चर को क्लिक करते हैं
तो बेटा पिक्चर के लिए एक साथ बहुत सारा फ्लैश चाहिए होता है। तो जब वो पिक्चर को क्लिक करते हैं बेटा, तो पहली पिक्चर क्लिक करने के बाद फिर उनको वेट करना पड़ता है, एक लाइट जलती है, उनको वेट करना होता है वो बंद हो जाए। उसका मतलब ये होता है कि जब उन्होंने पिक्चर को क्लिक किया तो एक साथ बहुत सारा चार्ज चाहिए। कैमरे के अंदर कैपेसिटर भी होता है, बैटरी भी होती है। अब कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को प्रोवाइड करना। तो जैसे ही फ्लैश कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारा चार्ज चाहिए, तो वो जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज देता है, उसके बाद वो कैपेसिटर एम्प्टी हो जाता है। तो वो जो लाइट जलती है इसका मतलब है कैपेसिटर एम्प्टी हो गया। अब बैटरी उसको दोबारा से क्या प्रोवाइड करेगी, चार्ज। उसके बाद वो नेक्स्ट पिक्चर को क्लिक कर सकता है। तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, वहाँ पर टाइम कांस्टेंट चाहिए होता है। हम वो कैपेसिटर यूज़ करते हैं जिसका टाइम कांस्टेंट कम से कम हो, ताकि आपके पास बेटा चार्ज स्टोर हो जाए और फिर आप नेक्स्ट पिक्चर को क्लिक कर सकें। तो वहाँ पर हम जो कैपेसिटर यूज़ करेंगे, मुझे बताइए कौन सा कैपेसिटर आप प्रेफर करोगे, स्मॉल टाइम कांस्टेंट या लार्ज टाइम कांस्टेंट? स्मॉल टाइम कांस्टेंट, ताकि वो कम टाइम ले और जल्दी से चार्ज को स्टोर कर दे। बताइए ये वाली बात भी समझ पा रहे हैं? तो ये आपने याद रखना है बेटा चार्जिंग को। और आप लोग अब एक काम करेंगे बेटा कि घर से आप लोगों ने, समझिएगा, घर से आप लोगों ने बेटा डिस्चार्जिंग के टॉपिक को पढ़ना है। चार्जिंग मैंने समझा दिया, डिस्चार्जिंग बुक से आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पर इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। और एक काम मुझे बताइए, मैंने रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे, जैसे रजिस्टर के कॉम्बिनेशन थे वैसे ही किसके हैं, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन है, बस उसमें इक्विवेलेंट के फॉर्मूलाज थोड़े से रिवर्स हैं। तो आप लोग उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि फिर आप लोग इसके MCQs कर सकें। ठीक है, तो इसको बेटा यहाँ तक रखेंगे और बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।